Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. आज की पहली टॉपिक है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस या PMFME स्कीम। रिसेंटली PMFME स्कीम के अंदर 3 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को लॉन्च किया गया। पहले देखते हैं क्या है ये स्कीम। 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल कैंपेन के अंदर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस या PMFME स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम का एम है हमारे देश में जो भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इन्हें टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमारे देश में बहुत सारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो इनफॉर्मली काम करती हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में। एज ए रिजल्ट उनके पास प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहता ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को और भी अच्छा बना पाए। ऑल्सो क्रेडिट एक्सेस नहीं रहता, लोन इजीली उनको नहीं मिल पाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। एम है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फॉर्मलाइज करना, उन्हें अपग्रेड करना, उन्हें स्ट्रेंथन करना ताकि देश आत्मनिर्भर बन पाए। PMFME स्कीम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स जो हैं उनमें 60-40 रेशियो में एक्सपेंडिचर जो है वो शेयर होगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपए अराउंड 1.3 बिलियन US डॉलर्स जो है वो एलोकेट किए गए हैं और जो डिस्बर्स होंगे बिटवीन 2020 एंड 2025। एज यूजुअल जो यूनियन टेरिटरीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर्स वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% फंडिंग कर देगी। इन केस ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो रेशियो होगा वो होगा 90:10 और दूसरे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर्स जो हैं उन केसेस में 60-40 का रेशियो होगा इन टर्म्स ऑफ फंड एक्सपेंडिचर। इंडिया के विलेजेस में कई सारी माइक्रो फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं, हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल पिकल, पापड़, स्पाइसेस एट्सेट्रा। लेकिन इन सब स्मॉल बिजनेसेस में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं होते कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। एज ए रिजल्ट जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती हैं इंडिया में, उनके साथ वो कॉम्पीट नहीं कर पाते और फ्लरिश भी नहीं कर पाते कमेंसुरेटली। इस स्कीम के तहत जो भी एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के दौरान, इसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट है 2 लाख से भी ज़्यादा एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म करना। एट प्रेजेंट इन यूनिट्स के पास अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं रहती, ये अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कीम के तहत ये कोशिश की जाएगी कि इनके मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है इसे स्ट्रेंथन किया जाए और सप्लाई चेन को फॉर्मल यूनिट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए। इनकी प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए, पैकेजिंग के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी इसे प्रोवाइड करना, इसके अलावा प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स, कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और भी किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ये प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस स्कीम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पूरे इंडिया में ये स्कीम ऑपरेशनलाइज हो रही है एट प्रेजेंट और इंडिविजुअल जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इन्हें इनके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर 35% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सीलिंग है 10 लाख रुपए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो कोई भी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे एज सीड कैपिटल। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग, इन सब के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को बिल्ड करने के लिए भी ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जो रॉ मटेरियल है वो किस तरीके से बेटर क्वालिटी की रॉ मटेरियल को एक्सेस किया जा सकता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में उनके पास, और उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाती है इन अ स्मॉल स्केल वो किस तरीके से कंज्यूमर्स तक पहुँचे थ्रू दी सप्लायर्स। ये पूरी लिंकेज जो चेन है इसे बिल्ड करने के लिए भी ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। PMFME स्कीम ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच जो है ये सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की थी। इस अप्रोच में
स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है। ये कोई भी एक पेरिशेबल एग्रीकल्चरल क्रॉप हो सकती है, सीरियल फॉर एग्जांपल सीरियल्स, या फिर कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें टमेटो, मैंगो, पोटैटो, लीची, मिलेट बेस्ड अगर कोई गुड्स है, या फिशरी, पोल्ट्री बेस्ड अगर कोई आइटम है, या ट्रेडिशनल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल हनी हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो ट्राइबल एरियाज़ में मिलते हैं वो, या फिर कोई हर्बल आइटम हो गया फॉर एग्जांपल टर्मरिक। ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई होगी, और यही अप्रोच जो है, इसी अप्रोच को PMFME स्कीम ने अपनाया है। इम्पॉर्टेंट टू नोट कि PMFME स्कीम के अंदर जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या स्किलिंग, ये सिर्फ उन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ही नहीं प्रोवाइड की जाएगी जो कलेक्टिवली जिन्हें ओन करते हैं लोग। अगर कोई इंडिविजुअल है उसे भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। 2021 तक की बात करें तो 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अराउंड 707 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसके लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया, और मोर देन 137 यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें लॉन्च हुए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो है वहाँ पे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके अंदर जो प्रोडक्ट जो ब्रांड रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो है मधुर मिठास, जो एक जैगरी पाउडर है। ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। सिमिलरली कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है कश्मीरी मंत्र, ये एक रेड चिली पाउडर है। तो इस तरीके से कई सारे नई प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स जो हैं वो अभी डेवलप हो रही हैं अंडर दिस स्कीम। मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्टीज की कमी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इश्यूज के कारण जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है अभी इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है अभी। इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादातर जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर है, या फिर जो गिनी चुनी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्हीं के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। जब इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ये इंसेंटिवाइज होंगे, तो धीरे धीरे ये भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ट्रांजिट करने लगेंगे, और इससे आत्मनिर्भर भारत होने का जो ड्रीम है वो भी फुलफिल होगा। अगली टॉपिक है इंडस्ट्री 4.2। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें इन ऑर्डर टू रेज प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री 4.0 को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ले जाने की जरूरत है। जर्मनी ने सबसे पहले इंडस्ट्री 4.0 टर्म को कॉइन किया था इन द ईयर 2011। इंडस्ट्री 4.0 एक नई फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो अभी चल रही है। दिस फेज बेसिकली फोकसेस ऑन इंटरकनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम डेटा। इंडस्ट्री 4.0 में बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। वैसे तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाता है विद सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज। इसकी एग्जांपल्स है ऑटोमेटिक कार्स जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स जो ये डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि फूड जो है वो स्टेल है कि नहीं। इसके अलावा फिटनेस ट्रैकर्स जो बता देते हैं हेल्थ की क्या कंडीशन है। तो ये सारी ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एग्जांपल्स हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 की एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री 1.0 इन द लेट 1700s। इंडस्ट्री 1.0 फेज में ह्यूमन लेबर, मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंड किया जाता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता था, स्टीम पावर्ड इंजन्स आ गई थी अभी, और मशीन टूल्स का भी यूज़ किया जाता था फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। फिर अराउंड 1870s और अर्ली 20th सेंचुरी में आया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे फैक्ट्रीज में अब स्टील का इंट्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन हुआ। इससे मैन्युफैक्चरर्स जो है इनकी एफिशिएंसी बढ़ी और बहुत सारी मशीनरी का प्रोडक्शन होने लगा। इसी दौरान मास प्रोडक्शन जैसी कॉन्सेप्ट्स आने लगे। असेंबली लाइन जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज अ वे टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। लेट 1950s में आया
थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करने लगे और इवेंचुअली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होने लगा इन दी फैक्ट्रीज। फोकस जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा फ्रॉम एनालॉग एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। और फिर फाइनली आया इंडस्ट्री 4.0 या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये पास्ट डेकेड में ही आया अराउंड 2011। ऑटोनोमस मशीन्स, एडवांस्ड रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट फैक्ट्रीज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल वर्ल्ड, ये सारी ही पार्ट्स हैं इंडस्ट्री 4.1 की। इंडस्ट्री 4.2 की बात करें तो इसमें टोटल अराउंड 9 टेक्नोलॉजीज आती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिम्युलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस रोबोट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन एट्सेट्रा। बिग डेटा एंड एनालिटिक्स यानी बिग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली एनालिसिस कर लेना। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा और स्टेटिस्टिक्स जिन्हें अगर ह्यूमन बींग्स या ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स हैं इन्हें फिल्टर करे तो सालों लग जाएंगे टू डिराइव अ रियल वैल्यू। लेकिन अभी जो एडवांस्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं ये इस बिग डेटा को इजीली हैंडल कर सकती हैं और इसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं इनटू एक्यूरेट एक्शनेबल इनसाइट्स और इसी से इसका यूज़ किया जा सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल, पूरी सप्लाई चेन रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, पूरी जो सेल्स डेटा है, इसे प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद एक डिसीजन लेने में हेल्प कर सकेगी इसकी एनालिसिस। सिमिलरली वेदर क्लाइमेट क्या है, पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, इसकी पूरी एक प्रॉपर एनालिसिस दे पाएगी बिकॉज पूरी जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा को ये अच्छे से एनालाइज करके फिर कंक्लूजन पे आती है। अगली है ऑटोनोमस रोबोट्स। ये सेल्फ सफिशिएंट मशीन्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंटली काम करती हैं और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन लाइन में अगर कुछ हैवी आइटम्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें मूव करना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर असेंबली के दौरान काम करना, तो ये सभी चीज़ें ये रोबोट्स करने के लिए सक्षम है। मतलब रेपिटेटिव जो भी टास्क्स हैं इन्हें बहुत क्विकली और एक्यूरेटली ये कर पाती हैं। इंडस्ट्री 4.0 की नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है सिम्युलेशन। जब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, फिजिकल एसेट्स को, स्ट्रक्चर्स को एक डिजिटल स्पेस में 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को कहते हैं सिम्युलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मशीन्स जो हैं वो सेंसर्स के साथ इंटीग्रेटेड हो तो अगर कुछ बाद में मशीन में प्रॉब्लम आती है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओपन द मशीन क्योंकि दैट माइट बी डेंजरस। उस सेंसर की वजह से मशीन को बिना खोले ही उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम देख पाएंगे एंड दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्युलेशन। अगली है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ नथिंग बट 3D प्रिंटिंग। हमें पता है कि नॉर्मल अभी जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल वे है ये सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें चीज़ों को काट के, कार्व आउट करके, अननेसेसरी रिडंडेंट चीज़ों को हटा के फिर एक प्रोडक्ट पे आया जाता है। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D में क्या होगा, सपोज अगर कुछ शू प्रिंट करना है तो उसमें क्या होता है कि जो ज़रूरत है सिर्फ उसी मटेरियल को यूज़ किया जाएगा, लेयर बाय लेयर उसको एडिशन किया जाएगा और प्रिंट करके फिर वो प्रोडक्ट आ जाएगा। एडिडास ने इनफैक्ट अभी किया भी है, 3D प्रिंट किया है शूज़। इंडिया में भी इसकी कई सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे हमने देखा था कि 3D होम्स बन रहे हैं। इसके बाद ऐसा है कि 3D ऑर्गन्स या लिम्स जो है इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए एंड टू रीच कंक्लूजन्स। मतलब ह्यूमन डेवलपर्स पहले से प्रोग्रामिंग कर दिए हैं और फिर वो कंक्लूजन पे आ रहा है, नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप करता रहता है अपना इंटेलिजेंस अपने आप, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा इट इज़ गैदरिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फिर है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ये रियल फिजिकल वर्ल्ड की ही एनहांस्ड वर्जन है। इस वर्जन में कुछ विजुअल एलिमेंट्स हो गए, साउंड एलिमेंट्स हो गए, कुछ सेंसरी स्टिमुलाई हो गया। इसे यूज़ किया जाता है यूजिंग
टेक्नोलॉजी। तो इससे जो बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, बेटर रियल वर्ल्ड जो है वो दिखता है। तो इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई नए एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कुछ नई कॉम्प्लेक्स मशीन्स के साथ काम करना है, लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके वर्चुअल वर्ल्ड में उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। इससे ये सेफ रहेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट में होने से, इसमें डेंजर्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। फिर है क्लाउड हमें पता है, जिसमें डेटा जो है वो कहीं और पे स्टोर होता है, लोकल मशीन में नहीं होता है, इंटरनेट में ही कहीं और पे पूरा डेटा स्टोर हो जाता है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर है हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल सिस्टम इंटीग्रेशन। इससे इंडस्ट्री 4.0 का बैकबोन माना जाता है। इसमें जो भी सारी मशीन्स हैं ये कंटिन्यूअसली डेटा शेयर करती है, कम्युनिकेट करती रहती हैं विद द वर्कर्स, विद द एम्प्लॉयज़, विद द एम्प्लॉयर। इससे डीप एनालिसिस हो पाती है हर एक चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग में ही, प्रोडक्शन लाइन में ही ट्रांसपेरेंसी रहती है, एफिशिएंसी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। अगर कभी एफिशिएंसी डिप किया तो मशीन ही वो पता लगा लेगा कि दिक्कत कहाँ पे है, और वो रिपोर्ट रियल टाइम बेसिस पे चली जाएगी और वो एड्रेस भी हो जाएगी। कंटिन्यूअस शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन होती रहती है, इंटीग्रेटेड वे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होती है। इसीलिए डिपार्टमेंट्स जो है वो साइलोज में काम नहीं करती, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इट वर्क्स एज अ यूनिट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू होके मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, अगर कहीं कुछ डिले हुआ इन्वेंट्री लेवल पे, सारी ही चीज़ें सीमलेस वे में होती रहती है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ डेटा। तो यही सारी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री 4.0 की पार्ट्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। इंडिया की कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें तो एक है समर्थ उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव। ये इंडस्ट्री 4.0 को ही प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को इनिशिएट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समर्थ उद्योग भारत 4.0, it stands for Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hubs। ऑब्जेक्टिव्स है कि इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजीज को इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ करना बाय 2025, एंड इट कैन बी डन थ्रू स्टेप्स लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, डेमो सेंटर्स एट्सेट्रा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। तो ये सारी ही प्रमोट करेंगी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को, इंडस्ट्री 4.0 को। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अरावली रेंज। रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि अरावली रेंज एरिया को कमर्शियल टूरिस्ट्स के लिए ओपन किया जाएगा, और इसके लिए फॉरेस्ट सफारी और हाइकिंग ट्रेल्स को भी बिल्ड किया जाएगा। अरावली जो है ये एक माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में स्टार्ट होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर्स का है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये स्थित है, और ये स्टार्ट होता है दिल्ली से, फिर ये पास करता है सदर्न हरियाणा से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, और एंड होता है गुजरात में। अरावली रेंज की 2 सेक्शंस हैं। एक है लार्जर सांभर सिरोही रेंज, जिसमें गुरु शिखर आता है, माउंट आबू में ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। और दूसरा है शॉर्टर सांभर खेतरी रेंज, विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिसकंटिन्यूअस रिजेस। जो रिवर्स फ्लो करते हैं अरावली रेंज एरिया से, उसमें आते हैं बानस नदी, साहिबी, लूनी नदी, सखी एट्सेट्रा। बानस और साहिबी जो है ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं, और बानस, साहिबी, लूनी ये सभी फ्लो करते हैं रन ऑफ कच्छ में। 5th सेंचुरी BC से ही अरावली रेंज में कॉपर और कुछ और मेटल्स की माइनिंग होती है। तो ये रेंज जो है इट इज अबंडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेस। अरावली रेंज जो है इट एक्ट्स एज अ बैरियर, बिकॉज अरावली रेंज के वेस्ट में थार डेजर्ट हमें पता है, तो डेजर्टिफिकेशन जो है वो अरावली रेंज के ईस्ट में वो कंटिन्यू नहीं हो पाती,
गैंजेटिक प्लेन्स में बिकॉज ऑफ दिस रेंज। और डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं बहुत पावरफुल और फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स, इन्हें भी रोक देती है ये रेंज। सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर। अरावली रेंज जो है इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि इसमें 400 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है, नेटिव ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स के। माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ 200 से भी ज़्यादा है, बटरफ्लाई स्पीशीज़, रेप्टाइल्स, मैमल स्पीशीज़, लेपर्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा ये बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। अगली टॉपिक है टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। रिसेंटली गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने ये डिमांड किया है कि कॉटन के एक्सपोर्ट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये कॉटन यार्न के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का इशू है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स पे बैन डालना चाहिए। इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल्स है। इंडिया के पास मैसिव रॉ मटेरियल है और यही इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि चाइना जो है, चाइना इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एज वेल एज एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीडीपी की 5% कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा आउटपुट की वैल्यू टर्म्स में 7% इंडस्ट्री आउटपुट है टेक्सटाइल सेक्टर में ही। और एक्सपोर्ट अर्निंग्स की बात करें तो इंडिया की 12% एक्सपोर्ट अर्निंग्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही होती है। इंडिया जो है ये वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं। इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है वर्ल्ड की कॉटन की। हर साल अराउंड 6 मिलियन टन्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन होता है इंडिया में, विच इज़ 23% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड है। इंडिया की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री की। अराउंड 45 मिलियन लोगों को ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और 100 मिलियन लोग जो है वो टेक्सटाइल की ही अलाइड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। एज मैंशनड अर्लियर, इंडिया जो है ये ग्लोबल लीडर है इन जूट प्रोडक्शन। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड्स जूट प्रोडक्शन। इंडिया की टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट जो है ये ग्लोबल मार्केट की 6% इसने ऑक्यूपाई किया है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स यानी ऐसे कपड़े जिसकी टेक्निकल और फंक्शनल प्रॉपर्टी हो। एग्जाम्पल अभी रिसेंट की ही बात करें तो पीपीई जो यूज़ होता है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल का ही एग्जाम्पल है। हाँ, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स की ज़रूरत होती है। हर एक फायर प्रूफ अगर कुछ है तो ये सारी जो डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टी वाली जो टेक्सटाइल्स हैं इन्हें कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अगर हम 2020-21 की बात करें तो अराउंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जो इंडियन मार्केट है वो एस्टिमेट किया गया है अराउंड $17.6 बिलियन। हैंडलूम की बात करें तो 4th ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसस जो हुआ था 2019-20 में, अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस अराउंड 35 लाख हैंडलूम वर्कर्स हैं इंडिया में। तो ऑल इन ऑल टेक्सटाइल सेक्टर जो है इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 10% ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, 5% ऑफ जीडीपी एंड 13% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग्स। फैब्रिक वाइज स्टेटिस्टिक्स की बात तो हमने की ही। फॉर एग्जांपल कॉटन जो है 2nd लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, सिल्क का भी 2nd लार्जेस्ट है एंड 18% ऑफ टोटल वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होती है। वुल की बात करें तो इंडिया हैज़ 3rd लार्जेस्ट शीप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 45 मिलियन kg ऑफ रॉ वुल जो है प्रोड्यूस होता है एंड विच इज़ 3.1% ऑफ टोटल वुल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। 6th है इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ क्लीन वुल प्रोड्यूसर और 9th है ग्रीजी वुल प्रोड्यूसर। जो टाइप होते हैं क्लीन और ग्रीजी, 6th है इन क्लीन वुल प्रोड्यूसर और 9th इन ग्रीजी। मैन मेड फाइबर्स की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें इंडिया का रैंक 4th है और जूट तो 1st है, हमने देखा ही। 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का इंडिया। बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट का वर्ल्ड में। बांग्लादेश इज फॉलोड बाय इंडिया, बट इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स और मेजर्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब टैक्सेस लगाना ऐसी कुछ
चीज़ों के ऊपर, ऐसे कुछ गुड्स के ऊपर जिन्हें डंप कर देती हैं दूसरी कंट्रीज इंडिया में, और वो बहुत चीप प्राइस में ही उन्हें डंप करती है। वो इतनी चीप होती है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उससे वो उनकी प्रोडक्ट्स उस चीप प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती, और इसीलिए डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो सफ़र करता रहता है। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। चाइना बहुत ज़्यादा ऐसा करती है, अपनी चीप प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर देती है, और इसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स लेती है। टेक्सटाइल सेक्टर की ही बात करें स्पेसिफिकली तो PTA, प्यूरिफाइड टेरेप्थलिक एसिड, फिर विस्को स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो मटेरियल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ मैन मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को, ये सारी जो PTA या एक्रिलिक, इन सब चीज़ों को बहुत कम दाम में इंडिया में डंप किया जाता था। इसे रोकने के लिए इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में उसे प्रोड्यूस कर पाए और एक्सपोर्ट्स जो है वो बूस्ट हो। अगली है PM मित्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ऐसे 7 टेक्सटाइल पार्क्स को। ये टेक्सटाइल पार्क्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को ये अट्रैक्ट करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे, और इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। PM मित्रा पार्क्स में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को क्रिएट किया जाएगा, मतलब एक ही लोकेशन पे स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग से लेके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ एक ही लोकेशन में हो जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स के जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक ही जगह पे हब है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। PM मित्रा स्कीम जो है इट इज़ इंस्पायर्ड बाय 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 5F फॉर्मूला, जिसमें आता है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। PM मित्रा पार्क्स जो हैं इन्हें बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड साइट्स में इन्हें सेटअप किया जाएगा। ग्रीन फील्ड मतलब स्क्रैच से बिल्कुल पूरी नई तरीके से कंस्ट्रक्शन करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, और ब्राउन फील्ड मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी थे वहीं पे उसी सेटअप में नई तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना, इसी को कहते हैं ब्राउन फील्ड। तो दोनों साइट्स का यूज़ किया जाएगा इन पार्क्स को सेटअप करने के लिए। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए PLI स्कीम को अप्रूव किया गया है फॉर टेक्सटाइल्स, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में क्या आता है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर जो टारगेट है उससे ज़्यादा सेल कर पाती है कंपनी, तो वो एक्स्ट्रा सेल के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। लेकिन क्लॉज ये है कि प्रोडक्शन जो है वो डोमेस्टिक यूनिट्स में ही होनी चाहिए इंडिया के। इसके अलावा है रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लीवाइज। ये एक नई स्कीम है जो मार्च 2019 से ही इफेक्टिव है, 2024 तक चलेगी, जिसमें रिबेट दिया जाएगा टू एक्सपोर्टर्स ऑफ अपैरल्स एंड गारमेंट्स, और इसे बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए रिबेट्स दी जा रही हैं इसमें। इसके अलावा कई सारी इनिशिएटिव्स लाई गई हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। हम यहाँ पे सब तो डिस्कस नहीं कर सकते। जूट टेक्नोलॉजी मिशन, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम, समर्थ ट्रेनिंग, वीवर मुद्रा स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम एक्सेट्रा। एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 100% FDI जो है ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है टेक्सटाइल सेक्टर में। गवर्नमेंट रूट नहीं, ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI अलाउड है इन द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया। अगली टॉपिक है उज्ज्वला दिवस। 1 मई को उज्ज्वला दिवस ऑब्जर्व किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 5000 LPG पंचायत को ऑर्गेनाइज किया। उज्ज्वला योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था ऑन 1 मई बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी एट बलिया, उत्तर प्रदेश, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये डिसाइड किया है कि 1 मई को उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये जो है इसका एम है LPG कनेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना टू एवरी BPL हाउस होल्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड।
ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं, जो सॉलिड कुकिंग फ्यूल का यूज़ करती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, इसे रोकने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें क्लीन कुकिंग फ्यूल विच इज़ LPG इसे अवेल करवाया जाएगा। इसमें न्यू कनेक्शंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑफ ₹1600 पर कनेक्शन, और ये जो पुअर हाउस होल्ड है वहाँ पे जो अडल्ट फीमेल मेंबर हैं सिर्फ उन्हीं को ये अमाउंट रिलीज़ की जाती है। कनेक्शन प्रोवाइड करने के अलावा फर्स्ट LPG रिफिल जो है इसे बेनिफिशियरीज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अंडर दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। इसके अलावा LPG स्टोव भी प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद सिलेंडर्स के सब्सिक्वेंट रिफिल के लिए गवर्नमेंट जो है इन बेनिफिशियरीज को सब्सिडीज़ भी देगी, लेकिन प्रोविज़न ये है कि मैक्सिमम 12 सिलेंडर्स के लिए सब्सिडीज़ मिलेंगी एक साल में, जो मतलब 14.2 kg की जो सिलेंडर्स होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसमें 12 सिलेंडर्स के लिए सब्सिडीज़ देगी गवर्नमेंट बेनिफिशियरी को। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उज्ज्वला स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी एक अडल्ट वुमेन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड जिनके पास LPG कनेक्शन नहीं है। बेनिफिशियरीज जो हैं स्कीम का लाभ उठा पाएंगे अगर वो किसी भी एक कैटेगरीज जो अभी हम मेंशन करेंगे उसमें से बिलोंग करती हैं। पहला है SECC डेटा, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डेटा के हिसाब से अगर वो एलिजिबल है तभी। दूसरा है कि वो अगर SC/ST हाउस होल्ड से बिलोंग करती है तो। तीसरा है कि अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना या अंत्योदय अन्य योजना की बेनिफिशियरी है तो। नेक्स्ट है कि अगर वो फॉरेस्ट ड्वेलर है या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है तो। और नेक्स्ट है कि अगर वो टी गार्डन या एक्स टी गार्डन ट्राइब्स से बिलोंग करती है या फिर किसी रिवर आइलैंड में वो रिसाइड करती है तो ही वो एलिजिबल हो पाएंगी फॉर दिस स्कीम, लेकिन इसके लिए उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम के सेकेंड फेज को लॉन्च किया, उज्ज्वला 2.0। सेकेंड फेज में टारगेट है कि 10 मिलियन बेनिफिशियरीज को कवर किया जाएगा और इस बार स्पेशल फोकस रहेगा ऑन माइग्रेंट फैमिलीज। उज्ज्वला 2.0 के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं ये फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन को अवेल कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें उन्हें अलग से एड्रेस प्रूफ की डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फेज में जो लो इनकम फैमिलीज कवर नहीं हुई थी उन्हें कवर किया जाएगा इन दिस सेकेंड फेज, जिन्हें फिर से डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये दिया जाएगा। फर्स्ट कनेक्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, स्टोव भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लेकिन जो सेकेंड के बाद से जो सिलेंडर्स हैं उन्हें वो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, बट सब्सिडीज एज यूजुअल रहेंगी। अचीवमेंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर LPG कवरेज जो है वो बढ़ी है फ्रॉम 62% 2016 में टू 99.8% 2021 तक। अराउंड 1 लाख लोगों को LPG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली। इसके अलावा कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर भी करीब 14 करोड़ LPG सिलेंडर रिफिल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई गई। तो ये सारी अचीवमेंट्स हैं अंडर दी PM उज्ज्वला स्कीम। अगली टॉपिक है अटल टनल। रिसेंटली BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसने अटल टनल को बिल्ड किया है, इसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया। अटल टनल जिसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है, इसे हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली हाईवे पे बनाया गया है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के एरिया में, रोहतांग पास के ठीक नीचे। 9 किलोमीटर की ये टनल है जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, सिंगल ट्यूब टनल जो 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में है, तो इतने हाइट में लॉन्गेस्ट हाईवे है ये। मनाली से क्योलोंग जो लद्दाख के रास्ते में आता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे ये ट्रैवल टाइम है दोनों को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगी ये टनल। इसके अलावा ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑल्टरनेट लिंक प्रोवाइड करेगी विच इज़ वेरी मच क्रिटिकल फॉर द लद्दाख सेक्टर। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पे के जो लोग हैं इन्हें भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी इस टनल की वजह से। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बासवेश्वरा। बासवेश्वरा जी के बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्हें
ट्रिब्यूट दिया। बासवेश्वरा, जिन्हें बासवन्ना भी कहते हैं, ये भक्ति मूवमेंट के एक पायोनियर थे। वो शिव फोकस्ड भक्ति सेंट थे 12th सेंचुरी के। ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम कर्नाटका। सो ही वॉज बेसिकली अ पॉलिटिशियन, अ फिलोसोफर, पोएट एंड लिंगायत सेंट। बासवन्ना जी के समय पे ही कालाचुरी डायनेस्टी ने रूल किया। इसके अलावा ये कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे भी एक्टिव थे। मतलब कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी, कालाचुरी डायनेस्टी दोनों के टाइम पे ही ये एक्टिव थे। लेकिन कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग बिजला II, जब इनका रेन चल रहा था, उसी के टाइम पे बासवन्ना जी का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था। बासवा जी के बारे में कहा जाता है कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द लिंगायत सेक्ट। लिंगायत जो है, इट इज अ टाइप ऑफ क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, जिसमें इंडिविजुअल आत्मा या सोल जो है इज गॉड्स बॉडी, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन गॉड शिवा एंड गॉड, दैट इज शिवा, एंड आत्मा, सेल्फ और सोल। सो दिस इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। बासवा जी के आइडियाज जो थे ये वेदांत स्कूल में थे ऑलरेडी। रामानुजाचार्य जी के फिलॉसफी में विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी 11th सेंचुरी की, लेकिन बासवा जी ने इस फिलॉसफी को वाइटलाइज किया, इम्प्रूव किया, रीइन्विगरेट किया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाइल्ड फायर्स। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड फायर के कई सारे केसेस हुए। दिस वाज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ ड्राई सीजन इन कॉम्बिनेशन विथ हाई टेम्परेचर्स। इससे बहुत सारा फॉरेस्ट कवर जो है वो डैमेज हो गया। फॉरेस्ट फायर्स के कई सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अक्यूट ड्राउट सिचुएशन या लाइटनिंग, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट सोर्स रहने से ही वाइल्ड फायर हो सकते हैं। यहाँ पे जानना ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियन फॉरेस्ट की क्या वल्नरेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड फायर्स। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो अराउंड 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इसमें बढ़ा है फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज्ड बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर लास्ट असेसमेंट के कंपैरिजन में 2019 में जो हुआ था। अब फॉरेस्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में है और सेंट्रल इंडिया में है, दे आर द मोस्ट प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स। असम, मिजोरम और त्रिपुरा ये particularly prone है to forest fires. They have been classified as particularly prone to forest fires. अगली कैटेगरी है extremely highly prone. particularly prone से भी ज़्यादा extremely highly prone में कौन सी स्टेट्स आती है? It's very important to note. आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा vulnerable है to forest fires, extremely highly prone. ये जो categories है, forest categories which are prone to forest fires, they account for around 26.2% of total forest cover. इंडिया में total जो forest cover है उसकी 26% area around they are extremely vulnerable to forest fires. अगली टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की 4th एडिशन को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स जो हैं वो आते हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे स्ट्रेंथन द ग्लोबल डिस्कोर्स कि किस तरीके से डिजास्टर और क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड। 2019 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट में इंडिया ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को लॉन्च किया। इस कोलिशन की ऑब्जेक्टिव है नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, ताकि डिजास्टर्स की वजह से, क्लाइमेट डिजास्टर्स हो या दूसरी नेचुरल डिजास्टर्स हो, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डिजास्टर आती हैं, जो डैमेज होती हैं, उसे किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाए, बिल्ड किया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड, इसकी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्या इसकी स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिनेंसिंग, किस तरीके से फिनेंस किया जाए ऐसी प्रोजेक्ट्स को, इसके लिए इस कोलिशन को बनाया गया है। इसकी जो कंट्रीज हैं इसमें आते हैं अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, चिले, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जमाइका, जापान, मालदीव्स, मॉरिशियस,
मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड्स, पेरू, श्रीलंका, टर्की, यूके, यूएस। इसके अलावा 6 ऑर्गेनाइजेशंस इस कोलिशन का पार्ट है। इसमें आते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक, यूएनडीपी, यूएनडीआरआर दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अलावा है प्राइवेट सेक्टर अलायंस फॉर डिजास्टर रिजिलियंट सोसाइटी और कोलिशन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट इन्वेस्टमेंट। ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं CDRI की। अगली टॉपिक है टाइटन। रिसेंटली एक स्टडी में पता चला है टाइटन जो सैटर्न की एक मून है, इसमें लिक्विड लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सैंड ड्यून्स भी हैं अर्थ की तरह ही, बस इन सब लेक्स, रिवर्स और सैंड ड्यून्स की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट है वो अलग है। टाइटन के बारे में जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। टाइटन जो है जैसे कि हमने कहा ये सैटर्न की एक मून है। इट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न और सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। ये एकमात्र एक ऐसी मून है जिसमें डेंस एटमॉस्फेयर है। टाइटन जो है ये अर्थ की मून से 50 टाइम्स ज़्यादा लार्जर है और 80% ज़्यादा मैसिव भी है। As mentioned earlier, it is the second largest moon in the solar system after Jupiter's moon, Ganymede. Ganymede जो है ये सबसे बड़ा मून है पूरे सोलर सिस्टम में, जुपिटर का मून है ये, और इसके बाद ही है टाइटन। और टाइटन जो है इट इज़ लार्जर दैन मर्क्यूरी प्लैनेट और मैसिव भी है बहुत ज़्यादा। टाइटन के एटमॉस्फेयर में मेनली है नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ माइनर कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए मीथेन की फॉर्मेशन होती है, इथेन क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। टाइटन में प्रॉपर क्लाइमेट है जहाँ पे रेनफॉल होती है, रिवर्स है, लेक्स है, सीज हैं, बस कंटेंट अलग है। इसमें रिवर्स लेक्स जो हैं ये लिक्विड मीथेन और इथेन से बने हुए हैं। टाइटन में जो मीथेन साइकिल होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है विथ अर्थ्स वाटर साइकिल, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, -179 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है टाइटन में। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैचिंग फायर। अभी रिसेंट मंथ्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी एक्सप्लोजन्स की वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वो गाइडलाइंस इशू करेगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें टेस्ट्स भी रहेंगे, सेफ्टी नॉर्म्स की कंप्लायंस की बात भी रहेगी, तो एक डिटेल्ड गाइडलाइन पास करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें बेसिकली है एक एनोड जिसमें जो टिपिकली एक ग्राफाइट होता है, कैथोड जिसमें निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज बेस्ड कोई ऑक्साइड हो सकता है, और होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि टिपिकली एक सॉल्ट होता है, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ लिथियम इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें एनोड और कैथोड जो है इसके साथ इसे असेंबल किया जाता है प्रॉपर्ली इन अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बीच में एनोड और कैथोड के बीच में एक थिन सेपरेटर भी रहता है। लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो सबसे पहले कमर्शियल यूज में लिथियम आयन बैटरीज आई इन दी अर्ली 1990s। लिथियम आयंस जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है और इसीलिए दूसरी बैटरीज की तरह ये अपनी चार्ज को लूज नहीं कर देती व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि लिथियम आयन बैटरीज की वेट बहुत लाइट होती है, लाइट वेट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड दीज बैटरीज आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एंड दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पावरिंग इलेक्ट्रिक कार्स। इन्हें सेलफोन्स में भी यूज़ किया जाता है, पोर्टेबल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी इन बैटरीज को यूज़ किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं इनकी हाई पावर टू वेट रेशियो होती है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी भी होती है और बहुत हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस भी होती है। इट्स अ गुड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस। हाई पावर टू वेट रेशियो मतलब वेट जो है बहुत लाइट होती है और इसीलिए पावर टू वेट रेशियो हाई है। वेट लाइट है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को होल्ड करके रख पाती है, विच इज़ वेरी मच वाइटल फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। अदरवाइज अगर
ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा वेट है और एनर्जी पावर टू वेट रेशियो जो है वो कम होता, तो एनर्जी को ये होल्ड नहीं कर पाती बहुत टाइम तक, तो इलेक्ट्रिक कार्स में इसका यूज़ नहीं किया जा पाता इन ऑर्डर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ सिंगल चार्ज में लॉन्ग डिस्टेंस इसीलिए जा पाता है इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की हाई पावर टू वेट रेशियो है, मतलब वेट बहुत लाइट है, एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी, पावर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई है। एज मैंशनड अर्लियर, इनकी सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत कम होती है, इसीलिए वेन एवर दे आर नॉट इन यूज तब भी ये अपने एनर्जी को होल्ड करके रख पाती है, अनलाइक अदर बैटरीज जो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाते फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन दे आर नॉट इन यूज। लिथियम आयन बैटरी का एक और एडवांटेज है कि ये रिसाइक्लेबल है, इन बैटरीज को रिसाइकल किया जा सकता है। ऑल्सो दे आर चीप टू प्रोड्यूस, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज जो है दे प्रोड्यूस डेंजरस गैसेस, ये इसका एक डाउनफॉल है। दूसरा ये है कि अगर लिथियम आयन बैटरीज को ओवरचार्ज कर दिया जाए, इन दैट केस देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। तो किन केसेस में एक्सप्लोजन होता है बैटरी का? ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल, दैट इज हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। किसी कारणवश अगर बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसकी इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एनोड और कैथोड जो है ये अपनी जो एनर्जीज है इन्हें रिलीज करने लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। इसके बाद इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होने लगते हैं बैटरी मटेरियल्स में, स्पेशली कैथोड में, क्योंकि हीट अनकंट्रोल्ड मैनर में निकलने लगता है शॉर्ट सर्किट के बाद, और ऑक्सीजन तो रहता ही है। जब बैटरी के अंदर ये चेन रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बैटरी की जो सील है वो रप्चर हो जाए और इसके अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं दे बिकम एक्सपोज्ड टू द आउटसाइड एयर, और तभी वो फायर ट्रायंगल की जो थर्ड कंपोनेंट है वो प्ले में आती है, दैट इज ऑक्सीजन। इसके अलावा जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होती है बैटरी की वो फ्लेमेबल होती है, सो इट सर्व्स एज अ फ्यूल। तो जैसे ही ये सारी कंबाइन कर जाती है तो इससे एक्सप्लोजन होने की चांस रहती है। तो ट्रिगर क्या है, कौन कौन सी इवेंट्स में ऐसी सिचुएशन आ सकती है? अगर इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इवेंट, कोई एक्सीडेंट जिसकी वजह से जो सेल है, जो बैटरी है, उसमें कोई पंक्चर हो जाए। ओवरचार्जिंग ऑफ द बैटरी एज मेंशन्ड अर्लियर, इससे भी हो सकता है। इसके अलावा बैड थर्मल डिज़ाइन, मतलब जो वो बैटरी की मॉड्यूल को पैक किया जा रहा था तो पैकिंग के लेवल पे जो डिज़ाइन है उसमें ही कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि बैटरी के अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं उसे बहुत टाइटली अच्छे से पैक किया जाना चाहिए ताकि वो एक तो कैनोड कैथोड इसमें जो सेपरेटर है वो ठीक से रहे, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें अगर रप्चर हो जाती है, किसी कारणवश पंक्चर हो जाती है तो और आउटसाइड एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, तभी ये फायर ट्रायंगल की बनने की संभावना बढ़ जाती है और इसी से एक्सीडेंट ट्रिगर हो सकता है। फायर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि फायर ट्रायंगल को ब्रेक करना। बैटरी में जो कैथोड्स हैं यही मेजर रीज़न है हीट रिलीज के लिए। तो कैथोड्स जो हैं जो जिनमें लोअर निकल कंटेंट रहता है, निकल का जो कंटेंट है अगर वो लो है तब सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे मैन्युफैक्चर किया गया हो, कोई भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो, तो भी एक्सीडेंटल जो शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। इसके अलावा अभी कई सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो एनोड और कैथोड के बीच में जो सेपरेटर है उसमें एक सेरेमिक लेयर ला रही है। सेरेमिक लेयर लाने से शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस कम हो जाती है मैकेनिकली। इसके अलावा ये इंश्योर करना कि थर्मल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो, क्योंकि इंडिया में वैसे भी टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं तो ज़्यादा प्रोन है ऐसी एक्सीडेंट्स के लिए बैटरीज। इसके अलावा बैटरी पैकिंग के टाइम पे भी प्रोटेक्शन हो ताकि एक्सटर्नल पेनिट्रेशन की चांसेस कम रहे कि बैटरी पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो जाए इसकी अंदर की कंपोनेंट्स, क्योंकि जितनी वो होगी तो वो फायर ट्रायंगल होने की चांसेस बढ़ेंगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स। नंबर 1, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम
is a central sector scheme for the unorganized sector on all India basis. Number 2, Industry 4.0 refers to a new phase in the industrial revolution that focuses heavily on interconnectivity, automation, machine learning and real-time data. Number 3, Indian textile industry is the largest producer of textiles in the world. Number 4, all Pradhan Mantri Ujjwala Yojana beneficiaries are provided with the first LPG refill and stove free of cost, along with their deposit-free connection by the oil marketing companies. Number 5, Atal Tunnel lies in the Jhanskar range of the Himalayas. Number 6, Basava's ideas are found in the Vedanta school of Advait. Number 7, launched by India at the 2019 UN Climate Summit, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure or CDRI includes countries like Afghanistan, Argentina, Australia, Bhutan, Chile, China, etc. Number 8, Titan is the largest moon of Jupiter and the second largest natural satellite in the solar system. Number 9, lithium-ion batteries have a low power to weight ratio, high energy efficiency and good high temperature performance. Number 10, 100% FDI is allowed in the textile sector under automatic route. With this we come to an end of this session. Description box में आपको PDF और बाकी सारी details मिल जाएंगी. Thank you so much.